बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि 8th क्लास आप तमाम स्टूडेंट्स अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं और जैसा कि आपको इल्म है कि हमने गुज़िश्ता वीडियो में क्वेश्चन 5 तक अपना काम कंप्लीट किया था। तो लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपके सामने है। आप इसकी स्टेटमेंट को ऑब्जर्व आसानी से कर सकते हैं, जिसमें ए का मैट्रिक्स आपको दिया गया, बी का मैट्रिक्स भी दिया गया। नाउ यू हैव टू फाइंड 3a माइनस 2b, पार्ट नंबर 1। एंड पार्ट नंबर 2 में आपको फाइंड करना होगा 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। ठीक है, टी मीन्स ट्रांसपोज, जैसा कि आपको बताया गया एक्सरसाइज 1.2 में कि टी जब ऊपर लिखा हो तो इसका मतलब है ट्रांसपोज। एनीवेज, अब हम पार्ट नंबर 1 करते हैं और पार्ट नंबर 1 तो बिल्कुल आसान है, 3a माइनस 2b। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन पहले होगी और सब्ट्रैक्शन बाद में होगी अकॉर्डिंग टू द डीमैस लॉ। तो आप पहले 3 इसी तरह लिखेंगे, a का मैट्रिक्स पुट करेंगे माइनस 2, फिर उसके बाद b का मैट्रिक्स पुट करेंगे। अब चूंकि पहले मल्टीप्लिकेशन होनी है इसलिए 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा हर एलिमेंट के साथ सेपरेटली, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तमाम एलिमेंट्स के साथ। उसके बाद जब इनका आंसर आ जाएगा वो आंसर लिखा जाएगा, उसके बाद फिर इनको माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इनको माइनस किया तो 3 माइनस 0 एंड माइनस 6 माइनस 14 ये आपने लिखा। उसके बाद 9 माइनस माइनस ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा और एक बाहर आ जाएगा। इसी तरह 12 माइनस 16 है। ठीक है बेटा, तो अब आप इनको माइनस करें और या कहीं पे ऐड करना पड़े तो वो ऐड करें, तो उनके बाद ये आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट अब हमने चलना है पार्ट नंबर 2 की तरफ, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज है, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, यानी इसमें हमने a ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इट्स मीन दैट कि हमें सिंपल a नहीं चाहिए होगा बल्कि हमें a ट्रांसपोज चाहिए होगा। तो देखिए बेटा, ये आपके पास a का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये a का मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का क्या तरीका है, इसका तरीका हमने पढ़ा हुआ है, वो ये कि जो एलिमेंट्स रो वाइज लिखे हुए हैं आप उनको कॉलम वाइज लिख दें, यानी 1 एंड माइनस 2 ये एक रो में अरेंज हुए थे। हमने इनको करना क्या है, कॉलम में 1 माइनस 2 ऊपर नीचे लिख देना है। और 3 एंड 4 ये भी रो में था और ये आपने कॉलम में लिख दिया। तो अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा ये ट्रांसपोज कहलाएगा। इसी तरह ये वाला मैट्रिक्स भी आपने बी ट्रांसपोज भी हासिल किया। ठीक है, इसके बाद आप 2a ट्रांसपोज यानी a ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोमा दरमियान में कोमा आ रहा है, फिर 3b ट्रांसपोज ये आप अलग से फाइंड कर लें। ठीक है, अब यहाँ स्ट्रेटजी को थोड़ी चेंज की गई है कि पहले आपने 2a ट्रांसपोज निकाल लिया, फाइंड कर लिया, फिर आपने 3b ट्रांसपोज यानी 3 को ट्रांसपोज ऑफ b से मल्टीप्लाई करके अलग से लिख लिया। अब आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी जब जहां पे इन दोनों के बीच में माइनस है, तो अब आपने भी इनके बीच में माइनस लगाया और इनको माइनस कर दिया। ठीक है, तो माइनस करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7, जी बेटा, इसमें लिखा हुआ है इफ। ये आपके सामने एक लॉन्ग स्टेटमेंट मौजूद है, ये आप बेटा चेक कर सकते हैं, ये सारी स्टेटमेंट है। इसमें से आपने a फाइंड करना है एंड b फाइंड करना है, यानी a और b की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपने इसको अपने सोल्यूशन में लिखा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है और आपने
ऊपर से ही बेशक आप देख लें ये 1 एंड 8 आना चाहिए यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए, इससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। खैर, अब आप ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपकी कहाँ से कहाँ तक है, देखें, लेफ्ट हैंड साइड आपकी है यहाँ से लेके यहाँ तक, जस्ट ये लेफ्ट हैंड साइड है। और ये जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पिंक कलर के साथ, ये है बेटा राइट हैंड साइड, ठीक है ये दोनों इक्वल। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व आउट करते हैं, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि 2 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर +3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप खुद सोचें कि पहले प्लस होना चाहिए या पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो बिल्कुल आपके जहन में अगर ये बात आ गई तो वेरी गुड कि डी मैथ्स लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो डी मैथ्स लॉ के मुताबिक पहले मल्टीप्लिकेशन है फिर एडिशन है। तो पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन तमाम मैट्रिसेस के साथ। यहाँ पे एक और बात भी ज़रा काबिल गौर है, वो ये कि जब 2 को आप a के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 2 को a के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा, ये देखिए 2 को मल्टीप्लाई बाय a किया तो 2a आ गया, जस्ट 2a, ठीक है, कोई a स्क्वायर नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, 2a, ठीक है। इसी तरह फिर 3 को भी मल्टीप्लाई किया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 को जब हमने b के साथ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ से आप देखें ये 3 को जब b के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पहले तो हम इसको 3 मल्टीप्लाई बाय b लिखेंगे एज इट इज सिंपल, लेकिन बाद में फिर हम इसको कैसे लिखेंगे 3b, ये क्या हो गया 3b हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप सब। इसके बाद अब आप देखें जब ये मल्टीप्लाई होके दोनों मैट्रिसेस आ गए हैं तो अब इनको ऐड करना है। अब एडिशन में भी थोड़ा गौर करना है आपने। आपको पता है कि आमने सामने वाले एलिमेंट्स ऐड होते हैं, 4 में ऐड हो जाएगा 3, ठीक है, 4 में ऐड हो जाएगा 3, जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया जी 4 में ऐड हो गया 3। इसी तरह 8 में ऐड होगा 3b। तो देखो 4 + 3 लिखा, फिर 8 + 3b, ठीक है, 8 + 3b, ये यहाँ पे -8 आ गया, शायद ये बाय मिस्टेक आ रहा है, बिल्कुल ये बाय मिस्टेक आ रहा है, यहाँ पे माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ प्लस ही आएगा, ये प्लस है। चलें हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 8 + 3b हमने यूं ही लिख दिया, फिर ये वाला एलिमेंट ऐड हो जाएगा इसके साथ, चले हम इसको डिफरेंट कलर दे देते हैं, -6 ऐड हो जाएगा 24 के साथ, और 2a ऐड हो जाएगा -12 के साथ, ठीक है। तो अब आप देख लें हमने इसको ऐसे लिख दिया इसके साथ। अब 4 + 3 7 होता है, 8 + 3b आप इसको ऐड नहीं कर सकते, वैसे तो हमारे जहन में फौरन आता है भी 8 + 3b 11b हो जाएगा, बट इट्स रॉन्ग, क्योंकि 8 और 3b ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं। और आपको पता है कि लाइक टर्म्स कौन सी टर्म्स होती हैं, ऐसी टर्म्स जिनके साथ वेरिएबल सेम हो, यानी 8 के साथ भी अगर b होता तो फिर ये 3b के साथ मैच कर रहा था अलजेब्रिकली, ठीक है, यानी कि ये उसकी लाइक टर्म्स बन रही थी। लेकिन अब ये लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि 8 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और 3b जो है इसमें तो ये 3 कांस्टेंट है और b उसका वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है, और b उसका वेरिएबल है। अब आपको पता है कि ये दोनों आपस में ऐड नहीं किए जा सकते, यानी 8 + 3b नॉट इक्वल टू 11b, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो जब इनको ऐड नहीं किया जा सकता तो हम इसको यूं ही लिख देंगे, जैसे लिखा हुआ है उसी तरह लिख देंगे, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरह -6 + 24 अगर आप कैलकुलेट कर लें इसको तो ये 18 आ जाएगा। फिर 2a - 12 ये भी ऐड नहीं हो सकते, बिकॉज ऊपर वाला ये प्रॉब्लम है इसमें भी कि ये दोनों भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो 2a - 12 इसी तरह आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि अब हम मजीद आगे क्या करने वाले हैं। बेटा इसके बाद अब आप देखें कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को देखें ये सॉल्व कर लिया था, ठीक है, बाय इक्वेटिंग इट विद राइट हैंड साइड। अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दें, यानी इक्वलाइज कर दें राइट हैंड साइड के साथ, लेकिन क्यों हम इन दोनों को इक्वल क्यों रखें,
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें, चलें हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। ये देखें बेटा, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड थी, तो ये दोनों क्या थी? इक्वल। यानी क्वेश्चन में ही इनको इक्वल कहा गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व आउट किया, इधर सॉल्व नहीं हुआ था, जस्ट हमने इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया, लेकिन अब हमने इक्वल के बाद जो वैल्यू थी उसको तो यूं ही रखना है, तो वो हमने बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे लिख दिया। अब हम देखते हैं कि ए और बी की वैल्यू हम किस तरह से यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब देखें आप, हमने करना ये है कि कंपेयर करना है। यहाँ पे बड़ी अहम बात है समझने वाली कि कंपेयरिंग से क्या मुराद है। बेटा याद रखें कि जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों, तो इक्वल होने का मतलब ये है कि जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब आमने सामने वाले एलिमेंट्स हैं, वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। मिसाल के तौर पे ये 7 है, ये 7 है, यानी ये कोरेस्पोंडिंग है, ये इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरह ये 18 है, ये भी 18 है, ये भी इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एलिमेंट है 8 प्लस 3b, सामने वाले में एलिमेंट है 10, ये भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो हमने इनको इक्वल यहाँ पे लिख दिया, 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, 8 प्लस 3b इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, अब अगर मैं इसी को थोड़ा पहले सॉल्व कर लूँ, फिर हम आगे चलेंगे। इसको सॉल्व अगर किया जाए तो b की वैल्यू आ जाएगी, वो किस तरह देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं 8 को यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो आपको पता है इधर 8 के साथ कौन सा साइन है? पॉजिटिव का। ये देखें, इधर 8 के साथ कौन सा साइन है? पॉजिटिव का। जब ये 8 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो इसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो ये 10 माइनस 8 आ जाएगा। अब देखें इधर 3b रह गया है, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 है। इसी तरह अब b के साथ जो है वो 3b है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, b के साथ 3 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर 3 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये उसका उलट हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3 बन जाएगा। यूं हमारे पास वैल्यू आ गई है फर्स्ट, यानी b की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई है। ठीक है, चलें हम b की वैल्यू को हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है जी, ये b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखें, हम कंपेयरिंग जो है वो यहाँ तक कर चुके थे। 2a माइनस 12, अब इसके सामने कोरेस्पोंडिंग कौन सा एलिमेंट है? 1 है। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो 2a माइनस 12 के जो सामने एलिमेंट है, सॉरी ये जरा काफी डार्क राइटिंग हो गई है, 2a माइनस 12 के साथ जो सामने है वो कौन है? 1 है। तो 2a माइनस 12 एंड 1 ये कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने इनको इक्वलाइज कर दिया, इसको कहते हैं कंपेयर करना। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले -12 जब उधर शिफ्ट होगा तो +12 हो जाएगा। नाउ 1 + 12 इज इक्वल टू 13। फिर a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 13/2 आ जाएगा। अब बेटा ये आपके पास a की वैल्यू भी आउट हो चुकी है, हम इसको भी कर लेते हैं हाईलाइट। ठीक है, ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आपको मजीद कंसेप्चुअल एक पॉइंट समझाता चलूँ, वो ये है कि जैसे हमने 8 + 3b इक्वल टू 10 ये लिखा, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि आमने सामने वाले एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे 7 था, इधर भी 7 है, इधर 18 था, इधर भी 18 है। तो फिर ऐसा इधर क्यों नहीं था कि यहाँ पे 8 + 3b है और वहां पे 10 है? ये बजाय इक्वल नजर नहीं आ रहे, हम फिर भी इनको इक्वल ही कह रहे थे। इसकी वजह क्या है बेटा? इसकी वजह आप देखें, वजह ये थी कि अगर आप 8 + 3b में b की वैल्यू पुट कर दें, b की वैल्यू क्या थी? 2/3 हमने जो निकाली है, b की जगह अगर 2/3 पुट किया जाए, ठीक है, चलें हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम तसल्ली से देखते हैं इसको। 8 + 3b ये था ना, हमने ऐसे करना है 8 + 3 और b की जगह पे हमने वैल्यू लगानी है 2/3, ये हमने वैल्यू निकाली थी। अब आपको पता है ये 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा,
बाकी हमारे पास 8 प्लस 2 रह जाएगा, और 8 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको हम जब सॉल्व करते हैं b की एक्चुअल वैल्यू पुट करके, तो फिर हमारे पास 10 ही आता है, और सामने भी क्या है, 10 है। अभी ये हमें टेम्परेरीली इक्वल इसलिए नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि इसमें b जो है वो एक अननाउन वेरिएबल मौजूद था। इसके होने की वजह से ये ज़ाहिरी तौर पे 10 के इक्वल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन असल में आपने देखा कि ये 10 के इक्वल ही है। इसी तरह ये भी 2a माइनस 12 इधर 1 है, बाहर तो इक्वल नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर a की जगह पे ये है कि वैल्यू पुट की जाए तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 1 ही आएगा। तो बेटा ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर दरमियान में इक्वल लिखा हुआ है तो इक्वल का फिर जो मानी है वो यहाँ पे लाजमी अप्लाई होना चाहिए, और वो हो रहा है। ठीक है, कि आमने सामने वाले एलिमेंट्स इक्वल हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के तमाम टॉपिक्स और तमाम कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन सॉल्यूशन हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। हमेशा की तरह यहाँ पे भी यही कहूँगा कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा यू कैन फील वेरी फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।